विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग प्रथम अर्थशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं का अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं, उस आर्थिक संगठन को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम सभी सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी पूर्ति की मात्रा इनकी मांग की तुलना में हमेशा ही कम होती है, इसलिए इन्हें सीमित साधन कहा जाता है। दूसरी ओर जो मानवीय आवश्यकताएं होती है वो असीमित और अनेक प्रकार की होती है। साधनों की सीमितता तथा आवश्यकताओं की असीमितता की दशा में हमारे सामने चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। यदि हमें सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता तो हमें इसे लेने अथवा उसे लेने की नीति को अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र सीमितता को जीवन का प्रमुख तत्व मानता है। यदि आर्थिक साधन असीमित मात्रा में पाए जाते तो उत्पादन भी असीमित मात्रा में हो पाता, जिससे सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती और कोई चुनाव नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से यदि लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती तो वे सीमित साधनों का उपयोग करके पूरी की जा सकती है और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर साधनों की सीमितता के साथ उनके दूसरे गुण पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वह है एक साधन के कई उपयोग या वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बिजली का उपयोग हम रोशनी के लिए कर सकते हैं, रेडियो सुनने के लिए कर सकते हैं, टीवी देखने के लिए कर सकते हैं, फ्रिज चलाने के लिए, पंखा चलाने आदि के लिए कर सकते हैं। इसलिए बिजली की मात्रा जब सीमित मात्रा में होगी तो इसके विभिन्न उपयोगों में इसके आवंटन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी अब जब हमारे पास सीमित मात्रा में बिजली है तो हम उससे कहाँ काम कर लें। यदि रोशनी में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा तो संभव है कि हमें एयर कंडीशनर या कूलर आदि के लिए इसके उपयोग में कटौती करनी पड़े अथवा किसी अन्य उपयोग में कटौती करनी पड़े। यही स्थिति अधिकांश साधनों के संबंध में देखने को हमें मिलती है। यदि एक साधन का एक ही उपयोग होता तो भी संभवतः चुनाव की समस्या जटिल नहीं होती, क्योंकि वह साधन उस विशेष उपयोग में लगा दिया जाता। सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग करने की स्थिति में चुनाव की समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है, जिसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। प्रोफेसर गैलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द एफ्लुएंट सोसाइटी में बताया है कि अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्रों के समक्ष भी सीमितता की समस्याओं के स्थान पर संपन्नता अथवा विपुलता की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि वहाँ निर्धनता का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है, लेकिन चुनाव की समस्या तो वहाँ भी बनी हुई है। वहाँ कारण यह है कि वहाँ के नागरिकों को भी ये तय करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन विधियों का उपयोग किया जाए और माल का वितरण किस प्रकार से किया जाए। इसलिए निर्धनता पर विजय पा लेने से भी साधनों की सीमितता व उनके चुनाव की समस्या समाप्त नहीं हो जाती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वो विकसित है, चाहे विकासशील है, चाहे अविकसित है, चाहे पूंजीवादी है, चाहे साम्यवादी है या मिश्रित है, कुछ आधारभूत समस्याओं का हल उसे निकालना ही पड़ता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन का मानना है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष तीन प्रमुख समस्याएं होती है ना। तीन समस्याएं, क्या, कैसे और किसके लिए, हाउ, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम। सरल भाषा में इसका अर्थ ये है कि किन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए और उत्पादित माल का वितरण समाज के विभिन्न सदस्यों में किस प्रकार से किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष ये तीन प्रमुख केंद्रीय समस्याएं होती है, जिनका हल वह अपने ढंग से निकालने का प्रयास करती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और निजी उद्यम वाली जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मूल्य प्रणाली की सहायता से इन प्रश्नों का हल निकालती है, जबकि जो समाजवादी व साम्यवादी देश हैं वो इनका हल केंद्रीय अधिनायकवादी आर्थिक नियोजन की विधि को अपनाकर निकालते हैं। हम यहाँ इनकी तीन जो आधारभूत समस्याएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, वह कितनी मात्राओं में किया जाए, है ना। साधनों की सीमितता का प्रत्यक्ष रूप से यह परिणाम निकलता है कि यदि इनका उपयोग एक वस्तु के उत्पादन में अधिक मात्रा में किया जाता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें कम करना होगा, विशेषतः उस स्थिति में जबकि साधनों के पूर्ण उपयोग की दशा विद्यमान हो।
सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोगों में आवंटन, अर्थात जो साधन आवंटन होता है उससे हम जो है इसका हल निकालते हैं। पूंजीवादी, समाजवादी व साम्यवादी जो सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें साधन आवंटन की समस्या का हल प्रत्येक अर्थव्यवस्था को निकालना होता है। जो निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्थाएं होती है उनमें कीमत प्रणाली के माध्यम से इस प्रश्न का हल निकाला जाता है। उपभोक्ता कीमतों के माध्यम से अपनी पसंद को प्रकट करते हैं और जिन वस्तुओं को वे अधिक मात्रा में पसंद करते हैं उनके लिए वे ऊंचे मूल्य देने को भी तैयार हो जाते हैं, जिससे उत्पादक उनका उत्पादन बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न का कि किन वस्तुओं का व कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इसका अध्ययन जो है कीमत सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। फिर दूसरी समस्या है कि वस्तुओं का उत्पादन किन विधियों का उपयोग करके किया जाए। एक वस्तु के उत्पादन की एक से अधिक तकनीक या विधियां हो सकती है। उत्पादन की विभिन्न विधियों में से सर्वोत्तम विधि का हमें चुनाव करना होता है। हम जानते हैं कि खेती में हम दो प्रकार की विधियों को अपना सकते हैं, एक तो गहन खेती और एक विस्तृत खेती। गहन खेती में हम जो है सीमित भूमि पर खाद, श्रमिक और मशीनरी की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन कर सकते हैं, और विस्तृत खेती में हम भूमि की मात्रा को बढ़ाकर अन्य साधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करके खेती कर सकते हैं। इसी प्रकार उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी अधिक मात्रा में श्रम व कम मात्रा में पूंजी की विधि व कम मात्रा में श्रम व अधिक मात्रा में पूंजी की विधि के बीच हमें चुनाव करना पड़ता है। उत्पादन की विभिन्न विधियों के बीच चुनाव की समस्या का जो अध्ययन है वो हम उत्पादन सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। उत्पादक दी हुई लागत पर अधिकतम उत्पादन अथवा दिया हुआ उत्पादन न्यूनतम लागत पर करने का प्रयास करता है। इस विधि को अपना करके वो अपना लाभ अधिकतम करता है। तीसरी जो आधारभूत समस्या है वो है कि वस्तुएं समाज के सदस्यों में किस प्रकार से वितरित की जाए। अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय उत्पत्ति का वितरण जो है वो श्रमिकों, पूंजीपतियों और भूस्वामियों के बीच किस प्रकार से होता है। साधारणतया समाज में वस्तुओं का वितरण जो है आय के वितरण से प्रभावित होता है। जिन व्यक्तियों की आमदनी ऊंची होती है उनके हिस्से में उत्पत्ति का अंश भी अधिक आता है, और कम आमदनी वालों के हिस्से में उत्पत्ति का कम अंश ही आ पाता है। आजकल जो है सरकारी हस्तक्षेप से आय के वितरण को बदलने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए कर और व्यय प्रणाली का सहारा लिया जाता है। जो धनी लोग हैं उन पर कर लगाकर उनसे जो राशि प्राप्त होती है उसका उपयोग निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाएगा, इस प्रश्न का महत्व तो बहुत अधिक होता है, और इसका अध्ययन हम वितरण सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो तीन समस्याएं हैं ये अर्थव्यवस्था की प्रमुख आधारभूत समस्याएं हैं। इनके अलावा भी है ना कुछ समस्याएं अर्थशास्त्रियों ने बताई है, जिनमें रिचर्ड जी लिप्से, क्रिस्टल आदि हैं। उन्होंने इनके अलावा भी अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं बताई है, जिनका भी हम लेंगे। तो अन्य समस्याओं के अंतर्गत हम लेंगे। तीन समस्याएं उन्होंने बताई है। पहले तो ये कि साधनों का उपयोग कितनी कार्यकुशलता से किया जा रहा है ना। ये निश्चित हम कर लें कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद में उत्पादन किन विधियों का उपयोग करके किया जाना है, और वस्तुओं का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी क्या, कैसे और किसके लिए। जब हम उन तीनों प्रश्नों का हल निकाल लेते हैं तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या उत्पादन अथवा वितरण पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है। उत्पादन उस दशा में अकार्यकुशल माना जाता है जबकि साधनों के उपयोग में फेरबदल करने से कम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ जाए और साथ में किसी वस्तु का दूसरी वस्तु का उत्पादन न घटे। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी दिए हुए समय में 10 इकाई X और 20 इकाई Y का उत्पादन कर रहे हैं। यदि साधनों का हम उपयोग बदल दें और हम 10 इकाई X और 21 इकाई Y अथवा 11 इकाई X और 21 इकाई Y का उत्पादन करने में समर्थ हो जाते हैं, तो ये कहना सही होगा कि 10 इकाई X व 20 इकाई Y वाली जो परिस्थिति है उसमें साधनों का उपयोग अकार्यकुशल ढंग से हो रहा है, क्योंकि साधनों को अगर हम आवंटन बदलते हैं तो कुल उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार वस्तुओं का वितरण उस दशा में अकार्यकुशल अथवा कम माना जाएगा जबकि समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच इसका पुनर्वितरण करने से कम एक व्यक्ति को अवश्य लाभ पहुंचे और साथ में किसी अन्य व्यक्ति को हानि भी न उठानी पड़े। तो वस्तुओं का ऐसा पुनर्वितरण समाज में वितरण की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। समाज को लाभ पहुंचाने के लिए उत्पादन व वितरण की अकार्यकुशलताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। कार्यकुशलता के प्रश्न जो है
उसका उत्तर हमें कल्याण अर्थशास्त्र में मिलता है, और ये अर्थशास्त्र की काफ़ी जटिल शाखा मानी जाती है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं जो अन्य समस्याएं उनमें, क्या देश के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा क्या उनमें से कुछ साधन बेकार पड़े हैं। सीमित साधनों के बेकार पड़े रहने की समस्या सुनने में हमें थोड़ी सी अटपटी अवश्य लगती है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि विकसित और अर्धविकसित दोनों प्रकार के देशों में उत्पादन के कुछ साधन कई कारणों से फालतू पड़े रह सकते हैं। हम जानते हैं कि उद्योग प्रधान विकसित देशों में वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने से कल कारखाने बंद हो जाते हैं, जिससे औद्योगिक श्रमिकों में बेकारी फैल जाती है। वहाँ कारखाने होते हैं, कच्चा माल होता है, मैनेजर होते हैं, सब होते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी माल की मांग घट जाने से लोगों को बेकारी या बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत जो विकासशील और अर्धविकसित देश हैं, जो कृषि प्रधान देश हैं, उनमें पूंजी व अन्य सहायक साधनों के अभाव में श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। हमारे पास पूंजी कम होती है, इसलिए हम श्रम शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं और इससे बेरोजगारी फैल जाती है। भारत में जो बेकारी देखने को मिलती है वो बहुत कुछ इसी प्रकार की है। 1930 में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी वो काफ़ी गंभीर किस्म की थी, और लॉर्ड किन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में औद्योगिक देशों में माल की कमी से उत्पन्न बेरोजगारी का विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत किया था, जिसे आर्थिक सिद्धांत का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया था। साधनों के अप्रयुक्त यानी काम में नहीं लेने या काम में नहीं लिए जाने की समस्या का अध्ययन हम व्यापार चक्र के सिद्धांत यानी ट्रेड साइकिल थ्योरी में करते हैं, जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसका राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से भी गहरा संबंध होता है। फिर नेक्स्ट है अन्य समस्याओं में कि क्या अर्थव्यवस्था की वस्तुओं व सेवाओं को उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ रही है अथवा स्थिर बनी हुई है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की माल उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ रही है अथवा स्थिर बनी हुई है। उत्पादन क्षमता के बढ़ने से जीवन स्तर बढ़ता है। पाश्चात्य देश जो हैं, पश्चिमी देश हैं, उनमें विज्ञान व तकनीक का विकास करके अपनी उत्पादन क्षमता का काफ़ी विकास किया था। यह आवश्यक है कि एक देश में उत्पादन क्षमता का विकास जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर से अधिक हो, अन्यथा जो रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा करने में हमें कठिनाई आती है। ये जानना बहुत ही रुचिप्रद होता है कि एक देश की उत्पादन क्षमता दूसरे देश की तुलना में कैसे ज़्यादा हो सकी है। इस प्रकार के प्रश्न को हम आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आजकल अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र का काफ़ी अध्ययन किया जा रहा है, जिसके विकास के बारे में हमारी जानकारी भी बढ़ी है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत केंद्रीय समस्याएं हैं और लिप्से और क्रिस्टल द्वारा बताई गई 3 और अन्य समस्याएं हैं। इसके बाद हम लेते हैं कि जो कीमत प्रणाली है वो केंद्रीय समस्याओं को किस प्रकार से हल करती है। केंद्रीय समस्याएं हमने 3 ली थी, क्या, कैसे और किसके लिए, है ना। तो आजकल विश्व के अधिकांश भागों में जो है पूंजीवादी या निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिसमें बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। मांग के बढ़ने पर वस्तुओं व साधनों की कीमतें बढ़ जाती है और पूर्ति के बढ़ने पर इनकी कीमतें घट जाती है। कीमत प्रणाली जो होती है वो स्वचालित होती है। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल्सन और नॉर्डहाउस मानते हैं कि मूल्य प्रणाली समाज को एक प्रकार से सिग्नल देती है कि जिस प्रकार एक गधे का स्वामी उसे हाँकने के लिए किसी खाने की वस्तु का लालच देता है अथवा कभी उसे पीटता भी है, उसी प्रकार कीमत प्रणाली क्या, कैसे और किसके लिए का निर्णय करने के लिए लाभ हानि के साधनों का उपयोग करती है। तो अब वस्तु बाजारों और साधन बाजारों में केंद्रीय समस्याओं का हल कीमत प्रणाली द्वारा किस प्रकार से होता है, इसको हम एक चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये जो चित्र आपके सामने है, इसमें कीमत प्रणाली क्या, कैसे और किसके लिए के प्रश्नों को हल करने में कैसे मदद पहुंचाती है ना। चित्र में जनता तथा व्यावसायिक फर्में 2 बार परस्पर संपर्क में आते हैं। एक बार वस्तु का क्रय विक्रय करने के समय, जब उपभोक्ता उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और व्यवसायी उन्हें ये वस्तुएं बेचते हैं। दूसरी बार लोग उत्पादन के साधन बेचते हैं और व्यवसायी उन साधनों को खरीदते हैं, यानी जो लोग वस्तुएं खरीदते हैं वही उत्पादन के साधन है, वही श्रमिक हैं। पहले संपर्क में वस्तु बाजारों में मूल्य निर्धारित होते हैं और दूसरे संपर्क में साधन बाजारों में जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज आदि का निर्धारण होता है। जो प्रतिस्पर्धात्मक कीमत प्रणाली है वो मांग व पूर्ति का उपयोग करके इन 3 आधारभूत आर्थिक समस्याओं का हल निकालती है। अब इस चित्र के ऊपरी भाग में हम देखें तो उपभोक्ता अपने रुपया वोट यानी रुपयों के माध्यम से
गेहूं, वस्त्र, मकान आदि की मांग करते हैं, जिसका व्यवसायों या फर्मों की उत्पादन लागत व उनकी पूर्ति के निर्णयों से मेल होता है, जिससे क्या उत्पादित किया जाएगा निर्णय होता है। यानी जो लोग जिन वस्तुओं की मांग करेंगे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। फिर हम निचले भाग में देखते हैं तो व्यवसायों के द्वारा श्रम, भूमि व पूंजी की मांग का इन साधनों की जनता के द्वारा की जाने वाली पूर्ति से मेल होता है, जिससे साधनों की कीमतें यानी उनकी मजदूरी, लगान और ब्याज आदि का निर्धारण होता है। अर्थात वस्तुएं किसके लिए उत्पादित हुई है का निर्णय होता है। साधनों की खरीद में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं को सबसे सस्ता बेचने के प्रयास में यह तय होता है कि वस्तुएं कैसे उत्पादित होती है। इस चित्र के सभी अंग एक साथ अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। ऊपरी भाग क्या यानी वाट, निचले भाग में किसके लिए पर निर्भर करता है। यानी क्या किस पर निर्भर करता है, किसके लिए पर, नीचे के भाग पर निर्भर करता है। और निचला भाग किसके लिए, ऊपरी भाग क्या पर निर्भर करता है। तो दूसरे शब्दों में माने कि श्रमिक की मजदूरी जो है वो उसकी मांग पर निर्भर करती है। और फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो गेहूं की मांग उस श्रमिक की मजदूरी पर निर्भर करती है। तो एक तरफ नीचे का भाग ऊपर के भाग पर निर्भर है, तो दूसरी तरफ ऊपर का भाग नीचे के भाग पर भी निर्भर करता है। इससे वस्तु बाजार व साधन बाजार की जो परस्पर आश्रितता है वो स्पष्ट होती है। और साथ में ये भी स्पष्ट होता है कि जो ऊपर का भाग है उसमें कीमत प्रणाली वस्तुओं के भाव निर्धारित करती है और निचले भाग में वह साधनों के भाव निर्धारित करती है। इस प्रकार कीमत प्रणाली विभिन्न बाजारों में परस्पर समन्वय व सहयोग स्थापित करके क्या, कैसे और किसके लिए समस्या का निराकरण करती है। ऐसा कि हमने देखा कि ऊपर वाले भाग में देखिए वस्तु बाजारों में कीमत का निर्धारण है, यानी उपभोक्ता जो है यहाँ लिखा हुआ है उपभोक्ता का रुपया वोट, यानी ये मकान, वस्त्र और गेहूं की मांग करता है। और इस तरफ देखिए उत्पादन लागत, जो उत्पादक हैं वो इसकी पूर्ति करते हैं गेहूं, वस्त्र और मकान की, और इससे कीमतों का निर्धारण होता है। जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें जनता श्रम, भूमि, पूंजी आदि की पूर्ति करती है, श्रमिक के रूप में अपनी भूमि को देख करके या अपनी पूंजी को देख करके। और दूसरी तरफ व्यवसायी हैं जो इनको खरीदते हैं। तो इससे साधन बाजारों में कीमत निर्धारित होती है, यानी मजदूरी निर्धारित होती है, लगान निर्धारित होती है, ब्याज की दर निर्धारित होती है। तो ये कीमत प्रणाली मांग और पूर्ति के द्वारा क्या, कैसे और किसके लिए, इन तीनों आधारभूत समस्याओं का हल निकालती है। तो इस प्रकार से हमने आज अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं या केंद्रीय आधारभूत 3 समस्याएं क्या, कैसे और किसके लिए कौन कौन सी है और उनका अध्ययन किस किस के अंतर्गत किया जाता है और कीमत प्रणाली किस प्रकार से उसका समाधान करती है उसका अध्ययन किया है। इसके बाद हम देखेंगे आगे के जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा भी इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है और किस प्रकार से इन समस्याओं को स्पष्ट किया जाता है।